हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि के इस नए कालांश में। हमने प्रथम कालांश में बात की थी मानव पाचन तंत्र की संपूर्ण क्रियाविधि में संपूर्ण होने वाले 5 प्रक्रमों की, और वो 5 प्रक्रम थे क्रम से अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। इसके पश्चात दूसरे कालांश में हमने इन प्रक्रमों को एक एक करके डिटेल से पढ़ना शुरू किया था। अंतर्ग्रहण की बात हम संपूर्ण कर चुके थे और अंतर्ग्रहण के पश्चात यानी अंतर्ग्रहण को 2 भागों में बांटा था, च्वरण और निगलन। निगलन के समय भोजन का स्वरूप था बोलस, और ये बोलस ग्रासनाल के जरिए इस कार्डियक कपाट को पार करके पहुंचता है आमाशय में। दूसरे चरण की बात की थी हमने पाचन की। पाचन का एक भाग संपन्न होता है अंतर्ग्रहण के साथ मुख गुहा में, दूसरा संपन्न होता है आमाशय में। और आमाशय की बात थोड़ी सी रिपीट करता हूँ। देखिए, आमाशय में भोजन जब प्रवेश करता है तो शिथिल आमाशय में तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव से आमाशय की भित्तियों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रीन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इस गैस्ट्रीन हार्मोन के प्रभाव से अम्लीय जठर रस का स्राव होता है, और इस अम्लीय जठर रस के प्रभाव से देखिए 2 अलग अलग कार्य होते हैं, और वो कार्य क्या हैं। इस अम्लीय जठर रस में 2 भाग होते हैं, अम्लीय और जठर रस। अम्लीय भाग बताता है सांद्र HCl को। इस गैस्ट्रीन हार्मोन के प्रभाव से ऑक्जिनटिक कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, सांद्र HCl एसिड स्रावित करती हैं। पेप्टिक कोशिकाएं सक्रिय होती हैं और पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम स्रावित करती हैं, और इनका जो मिक्सचर होता है उसे कहा जाता है अम्लीय जठर रस। अब यहाँ देखिए, हमने पेप्टिक कोशिकाओं से स्रावित होने वाले एंजाइमों की बात डिटेल में कर चुके हैं। थोड़ा सा बचता है सांद्र HCl के क्या क्या कार्य हैं। सांद्र HCl अम्ल आमाशय के अंदर प्रबल अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जिसके कारण से पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज जो कि निष्क्रिय स्वरूप में सीक्रेट होते हैं वो सक्रिय होते हैं, कार्य संपन्न करते हैं। इसके अलावा भी इसके 2 कार्य हैं, और वो कार्य हैं, देखिए, सांद्र HCl जो है वो भोजन के कठोर कणों को, कठोर जो हार्ड कण हैं उन कणों को तोड़ने का कार्य करता है। और दूसरा, भोजन के साथ यदि कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है तो उस रोगाणु को मारने का कार्य भी आमाशय में सांद्र HCl के द्वारा किया जाता है। अब भोजन लगभग 4 से 5 घंटे आमाशय में रुकता है, और 4 से 5 घंटे आमाशय में रुकने के पश्चात भोजन जो कि अर्ध ठोस बोलस के रूप में यहाँ प्रवेश हुआ था वो अर्ध तरल अवस्था में बदल जाता है, अर्ध तरल अवस्था में बदल जाता है, और उस अर्ध तरल अवस्था को कहा जाता है काइम। और जब काइम बन जाता है और 4 से 5 घंटे संपूर्ण हो जाते हैं तो भोजन जो है वो आमाशय से प्रवेश करता है छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में। छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में प्रवेश करता है, और ग्रहणी में प्रवेश करने के लिए देखिए आमाशय के दूसरे छोर पर स्थित ये जो कपाट है जिसे कहा जाता है पाइलोरी कपाट, ये कपाट खुलेगा और भोजन यहाँ ग्रहणी में प्रवेश करेगा। अब इस भोजन के स्वरूप को देखिए, अम्लीय प्रकृति का है, अर्ध तरल है, और यहाँ प्रवेश करेगा, और प्रवेश करने के साथ ग्रहणी के अंदर 2 क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं। एक क्रिया संपन्न होती है तैयारी की, और दूसरी क्रिया संपन्न होती है पाचन के लिए पाचक एंजाइमों की। ये थी हमारी पूर्व कालांश से संबंधित कुछ जानकारी जिसको हमने आगे जोड़ा है और आगे की भूमिका तैयार की है। इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इससे संबंधित, कि मानव पाचन तंत्र का वो कौन सा स्राव है जिसे कहा जाता है संपूर्ण पाचक रस। संपूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, उसकी बात यहाँ करेंगे हम कि कौन सा है। दूसरा प्रश्न हो, संपूर्ण पाचक अंग किसे कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल किसको कहा जाता है। दोनों ही बातें यहाँ स्पष्ट
हो जाएंगी। तो देखिए, छोटी आंत्र में पाचन, और वो भी किस भाग में, ग्रहणी में। कैसे कैसे होता है, तो देखिए पाचन की इस प्रक्रिया में दो कार्य एक साथ होते हैं। पहला कार्य है तैयारी का, यानी पाचन की परिस्थितियां तैयार की जाती हैं, तैयारी की जाती हैं, और दूसरा कार्य होता है यहाँ पर पाचन का, यानी एक तो जो भोजन आया है काइम, उस काइम को पाचन के योग्य परिस्थितियां तैयार करने का प्रथम कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है वास्तविक पाचन की प्रक्रियाएं यहाँ संपन्न करवाई जाती हैं। अब देखिए तैयारी कैसे होती है। यहाँ से काइम ने इस ग्रहणी में प्रवेश किया है। काइम अम्लीय प्रकृति का और अर्ध तरल पदार्थ है, और ये ग्रहणी जो है ये अम्लीय प्रकृति को सहन नहीं कर पाती है। इसका मतलब यहाँ तैयारी में पहला कार्य यही होगा। अब देखिए क्या क्या कार्य होंगे। तैयारी की इस प्रक्रिया में प्रथम जो असर दिखाई देता है वो दिखाई देता है ब्रूनर ग्रंथियों में। अब ब्रूनर ग्रंथियां क्या हैं, ये बात मैं आपको पूर्व में संरचना वाले टॉपिक में ग्रहणी के साथ बता चुका हूँ। दूसरा जो प्रभाव है वो दिखाई देता है इस ग्रहणी की अंतःस्रावी कोशिकाओं में। ग्रहणी की भित्ति में पाई जाने वाली अंतःस्रावी कोशिकाओं में प्रभाव दिखाई देता है। और तीसरा जो प्रभाव है इसे मैं एक बार लिख के छोड़ता हूँ, ये हैं ग्रहणी की भित्ति में पाई जाने वाली बहिस्रावी कोशिकाओं में। ये तीन चीज़ें यहाँ उद्दीपित होती हैं काइम के आने से, और काइम के आने से ये तीन चीज़ें स्टिमुलेट होती हैं। तीन जो भाग हैं भित्ति के ग्रहणी के वो स्टिमुलेट होते हैं। तो उनसे क्या प्रभाव होगा, देखिए ब्रूनर जो ग्रंथियां हैं, ये ब्रूनर ग्रंथियां स्रावित करती हैं श्लेष्मा का। ब्रूनर ग्रंथियां स्रावित करती हैं श्लेष्मा, और श्लेष्मा के साथ स्रावित करती हैं ये HCO3- बाइकार्बोनेट लवणों का। अब देखिए इनका क्या कार्य है। सबसे पहले एक एक को इन्हीं को देखते जाते हैं। यहाँ से जो काइम इधर प्रवेश किया है उस काइम की प्रकृति है प्रबल अम्लीय, और प्रबल अम्लीय को ग्रहणी सहन नहीं कर पाती है। तो ग्रहणी की ब्रूनर ग्रंथियां अत्यधिक श्लेष्मा का स्राव करती हैं, और श्लेष्मा का स्राव करती हैं तो ग्रहणी की जो भित्ति है आंतरिक, उस भित्ति पर अत्यधिक श्लेष्मा की परत चढ़ जाएगी, जिससे अम्लीय काइम जो होगा वो ग्रहणी की भित्ति को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। तो श्लेष्मा का कार्य हो गया है कि ग्रहणी की आंतरिक भित्ति को अम्लीय काइम से होने वाली क्षति से बचाती है। दूसरा है देखिए बाइकार्बोनेट लवण। तो बाइकार्बोनेट लवण जो हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो अम्लीय काइम से क्रिया करके उसे धीरे धीरे उदासीन करते हैं। तो देखिए कार्य क्या है, श्लेष्मा जो है ये तो अम्लीय काइम से क्षति से बचाता है, और बाइकार्बोनेट लवण जो है वो काइम को उदासीन करने का कार्य करता है, न्यूट्रल करने का कार्य करता है। दोनों हो गए। अंतःस्रावी जो कोशिकाएं हैं, ये अंतःस्रावी कोशिकाएं भी विशेष कार्य करती हैं। इन अंतःस्रावी कोशिकाओं से स्रावित होता है एक हार्मोन जिसका नाम है सीक्रेटिन। दूसरा हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है CCK कोलेसिस्टोकाइनिन, और एक तीसरा हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है एंटेरोगैस्ट्रिन। एंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होते हैं। इन अंतःस्रावी कोशिकाओं से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। अब इन हार्मोनों का कार्य देखिए। पहला जो हार्मोन है, इस हार्मोन की प्रकृति इसके कार्य बताती है, और इसकी प्रकृति होती है एंटा एसिडिक प्रकृति। और एंटा एसिडिक प्रकृति के कारण से देखिए सीक्रेटिन क्या क्या कार्य करता है। सीक्रेटिन यहाँ पर स्थित इन 3 बड़ी ग्रंथिल संरचनाओं आमाशय, अग्नाशय और यकृत,
तीनों में वो 3 कार्य संपन्न करती हैं जो तीनों ही अम्लीय प्रकृति के विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पर अम्लीय जठर रस का स्राव होता है तो सिक्रीटिन जो होता है ये अम्लीय जठर रस के स्राव को रोकता है। यहाँ पर क्षारीय प्रकृति का पित्त रस बनता है तो इसको बढ़ाने का कार्य करता है। अग्नाशय के अंदर क्षारीय प्रकृति का अग्नाशयी रस बनता है, इसके निर्माण को भी बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि सिक्रीटिन जो है ये अम्लीय जठर रस के निर्माण को बाधित करता है और क्षारीय प्रकृति के पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों के निर्माण को प्रेरित करता है। कार्य हो गया। दूसरा है देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो सिक्रीटिन का एक अभूतपूर्व सहयोगी होता है। ये क्यों कह रहा हूं, इन सभी क्रियाओं को ये भी स्टिमुलेट करता है। जैसे सिक्रीटिन यहाँ पित्तरस के निर्माण को प्रेरित करता है, पित्तरस बन के पित्ताशय में आता है, तो यहाँ कोलेसिस्टोकाइनिन इस पित्ताशय को संकुचित करवाने का कार्य करता है, जिससे ये थैलेनुमा जो पित्ताशय है इस पित्ताशय से पित्तरस का सीक्रेशन होगा और वो पित्तरस इस पित्त वाहिनी के जरिए यहाँ इधर प्रसारित होगा। दूसरा इसका कार्य है यहाँ पर ये इस अग्नाशयी रस के निर्माण को और प्रेरित करता है। अब दोनों के अंदर रस प्रेरित होगा, यहाँ से पित्त रस स्रावित होगा, इधर से अग्नाशय रस स्रावित होगा, तो आगे जाएंगे कहाँ, इसी नली से आएंगे ग्रहणी की ओर। अब ग्रहणी के साथ इस नली का जो गेट है उस गेट पे लगी हुई होती है ओडी की अवरोधनी, तो ये सी के जो है ना कोलेसिस्टोकाइनिन ये इस ओडी की अवरोधनी को भी क्या करता है, खोलने का कार्य करवाता है। तो सिक्रीटिन के 3 काम थे। यहाँ पर अम्लीय जठर रस के स्राव को रोकता है, पित्त रस के निर्माण को प्रेरित करता है, अग्नाशयी रस के निर्माण को प्रेरित करता है। सी के जो है ये पित्ताशय को संकुचित करता है और इस ओडी की अवरोधनी को खोलता है, जिससे कि यहाँ क्षारीय प्रकृति के पित्त रस और अग्नाशय रस के लिए रास्ता खुलता है, ग्रहणी में आकर वो सीधा गिरते हैं। तीसरा हार्मोन बचता है एंटेरोगैस्ट्रिन, और एंटेरोगैस्ट्रिन जो हार्मोन है इस हार्मोन का नाम ही इसका कार्य बताएगा। ये देखिए क्या है, गैस्ट्रिन, और ये क्या है, एंटेरो। गैस्ट्रिन का उल्टा, एंटेरो मतलब एंटिक वर्क, तो यहाँ एंटी वर्क का मतलब जो काम गैस्ट्रिन कर रहा था उसका उल्टा काम करेगा। तो ये एंटेरोगैस्ट्रिन इस गैस्ट्रिन हार्मोन के स्राव को रोक देता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन के स्राव को रोकेगा तो अम्लीय जठर रस का निर्माण और सीक्रेशन पूर्णतः रुक जाएगा। ये रुकेंगे तो ये जो पाइलोरी कपाट है ये कपाट भी बंद हो जाएगा। यानी इस एंटेरोगैस्ट्रिन का कार्य है गैस्ट्रिन हार्मोन के निर्माण को रोकना यहाँ पर, और ये रुक जाएगा तो ये पाइलोरी कपाट बंद हो जाएगा, जिससे जो काइम के रूप में भोजन था उस भोजन का ग्रहणी में आना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। इस प्रकार से ये तैयारी की प्रक्रिया यहाँ होगी। अब इस तैयारी की प्रक्रिया में एक भाग बचता है बहिस्रावी कोशिकाएं, और बहिस्रावी जो कोशिकाएं होती हैं इस ग्रहणी की बात कर रहा हूँ। ग्रहणी भाग की जो बहिस्रावी कोशिकाएं हैं वो एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम स्रावित करती हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए बाकी जो तीनों हैं वो हार्मोन हैं, लेकिन ये एंजाइम है। यहाँ पर ग्रहणी की भित्ति में उपस्थित बहिस्रावी कोशिकाओं के द्वारा एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम स्रावित किया जाता है, और ये एंजाइम यहाँ पाचन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होगी तो उसका बटन ऑन करने का कार्य ये एंटेरोकाइनेज ही करेगा। ये पाचन की प्रक्रिया के लिए पूर्व तैयारी थी जो इस ग्रहणी के अंदर होती है। अब बात करते हैं इस पाचन की प्रक्रिया की। तो यहाँ पाचन की जो प्रक्रिया है, इस पाचन की प्रक्रिया के लिए चाहिए होते हैं पाचक रस। पाचन की प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है पाचक रसों की, और पाचक जो रस हैं इनका निर्माण होता है 2 स्थानों पर, एक होता है यकृत में और दूसरा होता है अग्नाशय में। यकृत से
स्रावित होता है पित्त रस और अग्नाशय से स्रावित होता है अग्नाशयी रस। अब यहाँ पर इस पित्त रस के बारे में एक विशेष बात समझ लीजिए। पित्त रस एक ऐसा रस है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें केवल और केवल पित्त लवण और पित्त वर्णक के साथ बाइकार्बोनेट लवण पाए जाते हैं और बाइकार्बोनेट लवणों की उपस्थिति के कारण से इसकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय और पित्त वर्णक जो हैं वो इसको एक विशेष रंग और गंध प्रदान करते हैं। इनका कार्य क्या है देखिए। पित्त रस का केवल इस पाचन की प्रक्रिया में एक ही कार्य है, ये वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब वसा को पाचन के लिए तैयार करता है। शेष बचता है यहाँ पर देखिए अग्नाशयी रस, और अग्नाशयी जो रस है इसी रस को कहा जाता है संपूर्ण पाचक रस। और इसको संपूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है इसका जवाब हम आगे लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कारण बता देता हूँ। यहाँ देखिए मुख गुहा में पाचन हुआ था केवल कार्बोहाइड्रेट्स का। एक एंजाइम था टाइलिन और उसने पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड व ओलिगोसैकेराइड में बदला था, यानी प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन मुख में नहीं हुआ था। बात करते हैं इसकी आमाशय की, तो आमाशय में पाचन हुआ था प्रोटीन का और केवल वसा के एक स्वरूप ट्राइब्यूटेराइन वसा का जो मक्खन में पाई जाती है। इसके अलावा कोई भी पाचन वयस्क मनुष्य के आमाशय में नहीं होता है। यहाँ आइए, इस ग्रहणी वाले भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल चारों का पाचन होता है और उसके लिए जो पाचक एंजाइम चाहिए वो सारे इस अग्नाशयी रस से ही प्राप्त होते हैं। अर्थात अग्नाशयी रस में सभी प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और इसी कारण से अग्नाशयी रस को कहा जाता है संपूर्ण पाचक रस। ये थी देखिए यहाँ तक की प्रक्रिया। इससे संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई जानकारी लेनी हो या मैटर से संबंधित आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और यदि आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे और यदि आप कमेंट्स करेंगे तो आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।